चलिए लास्ट पॉइंट बताइए जल्दी से, कहाँ तक लिखा हमने? लास्ट पॉइंट, 7 अधीनस्थ संधि जॉन मेलकम ने की। ये पॉइंट लिख लिया। नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो। अब ये अधीनस्थ संधि के तहत नहीं लिखोगे, ये नया पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। लिखो 1818 से 1832 तक 1818 से 1832 तक राजपुताना रेजिडेंसी का राजपुताना रेजिडेंसी का एक मिनट, राजपुताना रेजिडेंसी नहीं, राजपुताना की रियासतों पर, राजपुताना की रियासतों पर राजपुताना की रियासतों पर पूर्णतः नियंत्रण हेतु राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना दिल्ली में की गई। आगे कोष्टक में लिख दो 1818 लिख लिया। नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1832 में गवर्नर जनरल 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना राजस्थान में की गई। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना राजस्थान में की गई। राजस्थान में की गई। वापस हेडिंग डालो, राजपुताना रेजिडेंसी लिखो राजपुताना रेजिडेंसी के आगे फर्स्ट एरो निकालकर 1832 स्थापना लिखो। स्थापना 1832 आगे लिखो किस गवर्नर जनरल के समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में मुख्यालय बताओ किसको बनाया गया? अजमेर को हेडक्वार्टर हो गया अजमेर। बताओ कौन से पद का सृजन हुआ? एजीजी पद का सृजन। पूरा लिखो, एजीजी पद का सृजन।
इसी में ही लिख दो एजीजी पद का सृजन। लिख लिया? आगे लिखो एजीजी पद का सृजन के आगे पहला एजीजी, पहला एजीजी कौन था? मिस्टर अब्राहम लॉकेट। मिस्टर अब्राहम लॉकेट। मिस्टर अब्राहम लॉकेट। लिख लिया? नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट, मिस्टर अब्राहम लॉकेट। अगले पॉइंट में लिखो, अब बताओ राजपुताना रेजिडेंसी का गर्मियों के सेशन के दौरान हेडक्वार्टर किससे बनाया गया? कब बनाया गया? 1845। उस समय एजीजी कौन था? सदरलैंड। कौन था? तो लिखो इसी राजपुताना रेजिडेंसी के नीचे स्टार और नोट लगाकर 1845 में 1845 ईस्वी में माउंट आबू को राजपुताना रेजिडेंसी का, माउंट आबू को राजपुताना रेजिडेंसी का क्या बनाया गया? राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया। मुख्यालय बनाया गया। लिख लिया? आगे लिखो ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन और लिखो एजीजी सदरलैंड के समय। एजीजी सदरलैंड। लिख लिया? ओके। अब सुनो स्टूडेंट, ये तो हो गया राजपुताना रेजिडेंसी का भी गठन। अब सुनो आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद 1845 तक तो आ ही गए। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? देखो 1798 से बताया था। अब 1798 के बाद हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आए क्रांति की तरफ। 1845 तो आ ही गया। सन था 1848, 1848। और अब भारत का जो गवर्नर जनरल था बड़ा धुआंधार और खतरनाक था। और अब जो भारत का गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था स्टूडेंट लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? और लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु मैं तो सिर्फ एक ही रूल्स लागू करूंगा जिसमें अंग्रेजों को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, साम्राज्य विस्तार हेतु। और उसने जो रूल्स लागू किया इंग्लिश में तो उसको कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। हिंदी में इसको बोलते गोद निषेध नीति। क्या बोलते हैं? हाँ, दूसरा नाम इसी का, दूसरा ही नाम राज्य हड़प नीति और तीसरा नाम व्यपगत नीति। समझ में आया कि नहीं आया? तो नाम 4 हो गए। अब क्या थी ये गोद निषेध नीति? सुन लो, शब्द से ही पता चल रहा है। पर ये जो नीति लागू की थी आम जनता के लिए नहीं थी, रियासतों के राजाओं के लिए थी। लॉर्ड डलहौजी ने कहा भारत की संपूर्ण रियासतों के राजा कान खोलकर सुन लो, जिसके संतान नहीं है वो रियासत का राजा अब गोद नहीं ले सकता। और जब गोद नहीं लेगा तो उस रियासत का उत्तराधिकारी नहीं होगा, और उत्तराधिकारी नहीं होगा और उस रियासत के राजा की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उस रियासत का जब अधिकारी उत्तराधिकारी ही नहीं मिलेगा तो उस रियासत पर अधिकार हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। यही कहलाया गोद निषेध नीति। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की पहली रियासत जो गोद निषेध नीति के तहत EIC का अंग बनी,
भारत की पहली रियासत पूछा है, जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। भारत की पहली रियासत जो EIC के तहत, सॉरी, गोद निषेध नीति के तहत EIC का अंग बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बनी, कौन सी थी? कौन बताएगा? 1, 2, 3 और कोई? कौन सी तारा? खड़प? शतारा। कब बनी? पढ़ा तो था, वो ठीक है, तो कहाँ से पढ़ा ये भी बता है। कब बनी? एटीन 45। तो पता नहीं। राजा कौन था सतारा का? अच्छा, पेशवा था। सतारा का पेशवा था। बट और कोई उधर से कौन? हाँ, अमरीन बता, हाथ खड़ा किया था ना तूने। कौन सी रियासत? सतारा। सतारा कहाँ है वर्तमान में? अच्छा, याद नहीं है। क्यों? तो सतारा क्यों याद किया? तो वही पूछ रहा हूँ, आगे याद क्यों नहीं किया? अच्छा, बहुत दिन हो गए, कोई बात नहीं। यहाँ का राजा कौन था? पता नहीं। नहीं तो राजा कौन था? है कहाँ ये? पाकिस्तान में? सतारा कहाँ है? कोई बात नहीं, सतारा को छोड़ो, 18 कहाँ है? भूल गए? सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर। यहाँ का राजा कौन था? कौन? बारमली? जोर से बोलो। नहीं आवाज आ रही है। नो। और कोई? एनीबडी? हाँ, वो दिख रहा है, नोबडी। तो सुन लो स्टूडेंट्स, बिल्कुल याद रखिएगा, 1848 के अंदर सतारा रियासत जो थी वो सर्वप्रथम गोद निषेध नीति के तहत EIC का क्या बनी? अंग बनी। ये तो भारत की है। अगर तुम अच्छे से मूवी देखते बाजीराव मस्तानी, तो उस मूवी के अंदर पूरा जिक्र होता है सतारा का। पर उस टाइम मूवी के दौरान कौन सतारा का ध्यान रखे? उस टाइम तो बाजीराव और मस्तानी का ध्यान रखे। हाँ, छोरे ध्यान रखेंगे कि वाह, बाजीराव की मूंछों की स्टाइल तगड़ी है, ऐसी स्टाइल मैं भी रखूंगा। और छोरिया, मस्तानी बाई का घाघरा बहुत शानदार है, ऐसा घाघरा मैं भी डिजाइन का लेकर आऊंगी। अरे अगर तुम्हें पता हो तो जब बाजीराव बुंदेलखंड जाता है और बुंदेलखंड के राजा की सहायता करता है, तो उस युद्ध के दौरान बाजीराव थोड़ा घायल फाइल हो जाता है। तो जब घायल वापस आता है बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड के राजा की मुस्लिम एक बेगम होती है, राजा की, क्षत्रिय होता है राजा, और उसकी एक बेगम भी होती है मुस्लिम। तो उसकी कोख से जन्म हो रखा होता है मस्तानी का। किसका? तो उस टाइम कहा जाता है कि मस्तानी ने अच्छी आवदर की, ध्यान रखा किसका? बाजीराव का। तो बाजीराव ने जाते समय उसको गिफ्ट के अंदर अपनी कटार दे दी। क्या दे दी? हाँ, कटार दे दी गिफ्ट में। कटार दे दी और बाजीराव वापस आ गया अपने, कहाँ? पुणे। अब पुणे वापस आ गया, उधर मस्तानी दिन में बार बार कटार देखती, किसकी? बाजीराव की। उसको कुछ कुछ होने लगा और वो आ गई कहाँ? पीछे पीछे, बाजीराव के पीछे पीछे, कहाँ? पुणे में। उस समय बाजीराव कहीं युद्ध अभियानों पर गए हुए थे और मस्तानी पहुंची पुणे। तो बाजीराव की माँ आई स्वागत के लिए, पूरी बात पता नहीं थी। तो जब वो आई थी तो बिल्कुल मस्तानी बड़ी फूट रही थी। तो मस्तानी की खूबसूरती को देखकर बाजीराव की माँ ने कहा कि इतने
सौंदर्यवान और रूपमती मेहमान हमारे घर पर आए हैं, हम आपका भव्य स्वागत करते हैं। तो आपको पता, छोरियों की थोड़ी प्रशंसा कर दो बस। मस्तानी बाई की भी प्रशंसा जुई की तो मस्तानी बाई ने शर्मा कर कहा, धोख दो सासू माँ। तो बिल्कुल बाजीराव की मां ने कहा कि हमारे बेटे का यश और शौर्यता और पराक्रमता 4 दिशाओं में, हर कोई लड़की उनसे विवाह करना चाहती है, तुम्हारे कहने से हम तुम्हारी सासू माँ नहीं बनेंगे। तो मस्तानी ने कहा, बिल्कुल हमने तो विवाह किया है। तो कहा, कैसे विवाह किया है? तो कहा, तब मस्तानी ने वो कटार निकाल कर बताई कि इसको जानते हो? तो कहा, ये हमारे बेटे बाजीराव की है, तुम्हारे पास कहां से आई? तो कहा कि ये बाजीराव ने कटार हमें उपहार में दी। और बुंदेलखंड में एक रिवाज है, एक परंपरा है कि अगर कोई भी क्षत्रिय, कोई भी राजा कुंवारी लड़की को निशानी के रूप में कोई भी चीज दे दे और वो कुंवारी लड़की उस चीज को साक्षी मानकर अगर 7 फेरे ले ले तो उसकी रानी बन जाती है। तो हमने इस कटार को साक्षी मानकर फेरे लिए हैं, हम बाजीराव की पत्नी है। तो छोरो ध्यान रखना, गिफ्ट देने से पहले वहां की संस्कृति और परंपरा के बारे में जान लेना, वरना 25-50 के प्लॉट में 2 हिस्से हो सकते हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे। समझ में आया ना? हमारे राजस्थान में तो ऐसी संस्कृतियां, मतलब ऐसी संस्कृतियां नहीं है। बाहर कहीं कभी यूपीएससी की तैयारी करने या फिर कोई एग्जाम देने जाओ तो गिफ्ट देने से पहले वहाँ की संस्कृति के बारे में जान ले, वरना घर पे बिन बुलाए मेहमान की एंट्री हो सकती है और तुम्हारी बंदोली भी निकल सकती है ना? हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। जब ये बात कही बाजीराव की माँ को, तो बाजीराव की माँ ने सोचा, महल के अंदर बाजीराव की रानियां हैं, उनको अगर पता चल गया तो गिरे हो जाएगी। तब उस बाजीराव की माँ ने कहा कि इस मस्तानी को ले जाओ और सतारा के किले में कैद कर लो। अब उस समय सतारा का कौन ध्यान दे? समझ में आया ना? और इसी सतारा रियासत में जब मस्तानी को रखा गया तो बाजीराव, याद रखना, शनिवार वाड़ा से नाव में बैठकर सतारा जाता मिलने किससे? मस्तानी से। इस बात को कान खोल के सुन लीजिएगा। और बिल्कुल ये दोनों स्थल में देख कर आया हूं पुणे के अंदर। बिल्कुल शनिवार वाड़ा आज भी है, अगर आप मूवी में देखते हो तो, पर अब तो वो प्योरली नष्ट हो चुका है, ध्वस्त कर दिया गया है, पर आज भी वो बना हुआ है। और बिल्कुल वो नदी आज भी उसके जस्ट पास में नदी है। हम मूवी में भी देखते हैं कि बाजीराव नाव के अंदर तैर कर क्या, नाव में बैठकर वो किससे मिलने जाता था? मस्तानी से। तो आप मूवीज देखो तो ऐतिहासिक चीजों को कवर अप करो। यही सतारा थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वप्रथम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के तहत अंग बनी। अब इंडिया का तो हम पढ़ नहीं रहे, हम तो राजस्थान का पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान का अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको क्षेत्र पूछे, क्षेत्र सिर्फ कि ईआईसी ने गोद निषेध तो हम बोल नहीं सकते, राज्य हड़प नीति के तहत कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया, तो याद रखना वो है ब्यावर। कौन सा? बोलो। और रियासत पूछे तो आप कहोगे उदयपुर, साथ ही साथ में रोली ही रोली करोली। अब ये जो उदयपुर है, ये उदयपुर नहीं, ये उदयपुर है। कौन सा पुर है? उदयपुर। और उदयपुर हमारा ये उदयपुर नहीं है, ये उदयपुर भारत का कोई दूसरा उदयपुर है। समझ में आया ना? तो हम याद रखेंगे कितनी? एक, रोली ही रोली। और जब करौली ऑप्शंस में नहीं हो तब आप प्रायोरिटी दोगे उदयपुर को। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो। नंबर 3, गोद निषेध नीति। हाँ, कौन सी छूछिया? नहीं लिखना है, नहीं जानना है। आप बस इन 2 को याद कर लोगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। तारीखें पूरी याद नहीं होगी। आगे बढ़ो, लिखो जल्दी से।
सर सबकी मनोकामना है कि एक बार फिर से दिनक दिनक दिनता भारमली रणमल राठौड़ एक बार फिर से पढ़ाई दिया जाए। जूते पढ़ेंगे, दुष्टियों को पढ़ा दो। पहले ये लिखो, चलो फिर एक बहुत शानदार 5 मिनट की कहानी सुनाता हूँ जो कल मैंने रात को ही पढ़ी, सुन लेना। दुष्ट, हाँ, कमीना कहीं का, समझ और सोच और ज्ञान की प्राप्ति। भगवान बुद्ध को भी इतने प्राप्त नहीं हुए जो तेरे को 1 बजे प्राप्त हो गए ये सब। हाँ, हम स्टेटस इतने शानदार डालते हैं, हाँ स्टेटस इतने शानदार डालते हैं कि जैसे हमारे जैसा ज्ञानी इस दुनिया में है ही नहीं, और सारा वही चीजों की पालना स्टेटस डालने वाला करता ही नहीं है, बस ज्ञान बांटते रहता है। लिखो मरो जल्दी से। हाँ लिखो स्टूडेंट, गोद निषेध नीति अब्लिक करके राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। आगे लिखो अब्लिक करके व्यपगत नीति, व्यपगत, व आधा य प गत, व्यपगत नीति। इंग्लिश में लिख लो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। लिख लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। अब इस पूरे को अंडरलाइन करके फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो लागू, लागू बताओ कौन, लॉर्ड वेलेजली। तो देखो बातें कितनी आ गई, 4, सॉरी लॉर्ड डलहौजी। तो देखो बातें कितनी आ गई, सुनो पहले 4, और चारों के समय गवर्नर जनरल अलग अलग। फर्स्ट सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, अधीनस्थ संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स, राजपुताना रेजिडेंसी लॉर्ड विलियम बेंटिक, और गोद निषेध नीति लॉर्ड डलहौजी। तो देखो 4 इधर ये बातें दे रखी होती है और इधर गवर्नर जनरल उबड़ खाबड़ दे रखे होते हैं, तो आपको सुमेलित करना आना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, आगे बढ़ो मरो। लिखो फर्स्ट एरो निकालकर लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू, लिख लिया। अब फर्स्ट एरो वापस आगे निकालकर लिखो हड़पा गया क्षेत्र, हड़पा गया क्षेत्र। हड़पा गया क्षेत्र, हड़पा गया क्षेत्र के आगे ब्यावर, हड़पा गया क्षेत्र ब्यावर। आगे लिखो हड़पी गई रियासत, हड़पी गई रियासत कौन सी? करौली, कौन सी रोली? करौली। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, रियासत के बाद लिख लिया। अब सुनो, करौली को हड़प तो लिया था, यहाँ पर राज्य हड़प नीति यानी कुशासन बताकर हड़प तो लिया था, पर हड़प कर लॉर्ड डलहौजी ने इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किसको? यानी लॉर्ड डलहौजी के ऊपर भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा करता था, वो तय करता था कि हाँ जो हड़पी गई रियासत है वो इन नियमों के अधीन है या नहीं। तो इसने हड़प तो लिया था, हड़प कर रिपोर्ट भेज दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, पर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी और वास्तविक स्थिति का पता लगाया, तब उस रूल्स और रेगुलेशन के तहत करौली आ ही नहीं रही थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे अनुमति प्रदान
नहीं दी, क्या आप इसको हड़प नहीं सकते? पर हड़प तो ली थी एक बार, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लिखो करौली, लिखकर करौली से एरो निकाल कर लिखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे अनुमति प्रदान नहीं की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके नेक्स्ट। अब हेडिंग डालो बढ़िया अच्छे से, स्टूडेंट क्या क्रांति का तत्कालीन कारण? क्योंकि 1800 ये जो रूल्स बताया ना मैंने, गोद निषेध नीति, इसके तहत हड़पी जाएगी रियासतें 1856 तक। हाँ, छताड़ा या क्यों लिखेंगे? वो तो इंडिया का, मैंने नॉलेज के लिए बताया है। क्यों? बस दुष्टियों को कहानी बता दो। पहले हेडिंग डालो क्रांति का तत्कालीन कारण। जानना चाहोगे कहानी? चलो बताते हैं। है क्या? बोल जोर से। क्या बोल रहा है? पूर्णतः ही छीनी गई थी कलोली, थोड़ी को नहीं छूनी गई थी। वो तो बाद में नहीं दी थी, पर उसने तो पूरी छीनी थी, ऐसे थोड़ी कि आधी आधी छीनी थी। ओके हाँ, और इसके बाद तो खूब सारी छीनी गई, सवाई माधोपुर भी छीनी गई थी, है? हाँ, पहली यही थी कलोली। और क्षेत्र पूछे तो ब्यावर, क्योंकि ब्यावर उस समय रियासत नहीं था। ओके चलो अब सुनो स्टूडेंट, अच्छे से सुनो स्टूडेंट्स। रात को एक्चुअली क्या हुआ, हुआ तो कुछ नहीं था। हाँ, नींद नहीं आ रही थी। क्या नहीं आ रही थी? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा क्या करे क्या करे, तो पहले तो मैंने कहा कुछ पढ़ते हैं यार। तो पढ़ा, तो मैंने पहले मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट किया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर थोड़ा मजा नहीं आ रहा था, नींद हावी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको गोली मारो, कुछ हमारे राजस्थान का पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो बिल्कुल किताबों का तो भंडार मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो उसमें से मैंने एक किताब निकाली, और किताब निकाल कर एक देखा, तो उसमें लिखा हुआ था 56 प्रकार का चूरमा। क्या लिखा हुआ था? चूरमा। अब सुनो और समझो, ये बात है आमेर के राजा माधो सिंह द्वितीय की। किसके समय की? माधो सिंह द्वितीय को इतिहास में बब्बर शेर कहा गया। और मैंने आपको बताया था कि उनकी हाइट 7 फुट के आसपास, और छोरियों की जितनी हाइट है उतने तो वो चौड़े थे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे था 56 प्रकार का चूरमा। मतलब स्टूडेंट उस समय क्या हुआ था, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। बिल्कुल जब मैंने किताब खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि राजा के 56 प्रकार का तो सिर्फ चूरमा बनता था, जिसमें एक विधि भी दे रखी थी। तो मैंने कहा संडे को जिस दिन छुट्टी होगी, इस विधि से मैं भी चूरमा बनाऊंगा। सुनो, बिल्कुल आप बीच में मत बोलो, फिर कहानी का पूरा पाप कट जाएगा। तो अब देखो, राजा महाराजा के जहाँ खाना बनता था ना, उसको रसोड़ा कहा जाता था। और रसोड़े का नाम तो तुमने गोपी बहू प्रोग्राम में भी सुना होगा। हाँ, कि गोपी रसोड़े में कौन के तेरा बाप। सबसे ज्यादा उस प्रोग्राम में मुझे गुस्सा उस गोपी की वो सासू माँ है ना, साड़ी डाकण कोकिला पर आता है। उसकी आवाज बड़ी भयंकर है ना। और उसकी आवाज सुनते तो गोपी पहले ही रो जाती है। एक ये प्रोग्राम और एक ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें वो होती ना अक्षरा।
अक्षराकार गोपी का एक ही काम, बस ना धमाधम रोना, बस। तो सुनो स्टूडेंट, ऐसे ही रसोड़ा हुआ करता था। तो माधो सिंह जी जो है ना, कोई इनका खाने का टाइम फिक्स नहीं था। किसी भी टाइम रात को 2 बजती कहते खाना लाओ रे, क्योंकि भूख लगती, शरीर बड़ा गजब का था और खाना जो खाते थे बड़ा गजब का खाते थे। तो माधो सिंह जी का पहले शरीर इतना हष्ट पुष्ट नहीं था, पर लंबाई अच्छी थी, तो बिल्कुल भूख तो लगती थी। तो बिल्कुल उनको एक दफे क्या हुआ, रात को 11-12 बजे 2 बजे समथिंग भूख लगी, तो उन्होंने आदेश दिया कि खाना लाओ। तो अब उन्होंने आदेश दे दिया, रसोड़े के अंदर तेल का मच गया कि रात को 2 बजे खाना। तो वहां के रसोड़े का जो मेन जो खाना बनाने वाला था वो तो था ही नहीं, और उनको पता भी था कि माधो सिंह जी के खाना कभी भी मांग सकते, तो खाना रेडी रखा जाता था। तो वो जो मेन रसोईया जो था वो तो था नहीं, दूसरा जो रसोईया सहयोगी जो था, उस बेचारे ने जैसे तैसे खाना जो था वो गर्म किया और खाना लेकर गया किसके पास, माधो सिंह के पास। तो सबसे बड़ी बात सुनो, जो खाना लेकर गया था ना भाई साहब, वो 7 फुट लंबा और बॉडी सोडी पूछो मत, टमाटर बेटे के लाल गाल जो थे लाल टमाटर की तरह, मतलब गजब का था शरीर उसका। माधो सिंह जी के पास पहुंचा तो खाना किया माधो सिंह जी के आगे, क्योंकि दूसरे तो कोई देने वाले थे नहीं, रात को 2 बज रहे थे। तो वही बेचारा भागा भागा गया माधो सिंह जी के खाना लेकर। माधो सिंह जी ने अपने रसोइये को देखा, टेंशन में आ गए, सीधा का थू गीटे कहीं है। तो उसने कहा, मैं 56 प्रकार को चूरमो बनावनी जानू। कितने प्रकार का? तो माधो सिंह जी ने कहा 56 प्रकार का चूरमा? के हाँ। का तू है कौन? तू मेरा रसोईया है, तू जो खाता है वो मैं खाता हूं, तो मेरा शरीर क्यों नहीं बन रहा? तो कहा नहीं नहीं, मैं रसोईया नहीं हूं, मैं आपके रसोइये का हेल्पर हूं, आप रसोड़े का काम मुझे सौंपो, फिर देखो धुआंधार और खतरनाक। अब सुनो, तो स्टूडेंट अब उस व्यक्ति को बना दिया मेन रसोइये का मुखिया। अब भाई साहब वो चूरमे को 56 प्रकार से बनाता था, तो पिछली वाली वैरायटियां तो अब तुम खुद अंदाजा लगा लो। खाना धमाधम खिलाने लगा कौन से सिंह को, और माधो सिंह जी की हेल्थ बनती गई तगड़ी वाली। एक दफे क्या हुआ था, माधो सिंह जी के खाने में 19-20 कर दी, क्योंकि कभी कभार हम भी फॉर्म में होते तो कभी कभार आउट ऑफ फॉर्म में भी चले जाते। तो उसने खाने में 19-20 कर दी, तो गुस्सा आ गया भयंकर किसको, माधो सिंह को। तो पहले क्या हुआ करता था, राजा महाराजा अपने मनोरंजनात्मक तरीके के लिए रात के समय में पाडा होता ना, राजस्थानी भाषा में बोलते ना पाडो पाडो। तो पाडे को क्या करते थे, जंगल के समीप एक स्थान होता था, उस स्थान पर बांध देते थे, और उसी स्थान से थोड़ी दूरी पर राजा के बैठने की व्यवस्था की जाती, और राजा वहां पर बैठकर अपने सैनिकों के साथ बैठकर इंतजार करता था कि जंगल से कौन आएगा, शेर, और पाडा बंधा हुआ है, इस पाडे को खाएगा तब हम देखेंगे। तो अब माधो सिंह जी के खाने में उस रसोइये ने 19-20 करी, तो माधो सिंह ने कहा कि हम आज मनोरंजन के तहत कुछ तूफानी करना चाहते हैं। तो का क्या कि आज रात को हम शेर से का मतलब शेर जो शिकार करेगा उसका दृश्य देखना चाहेंगे, इसलिए पाडे की व्यवस्था करो। तो कहा हाथों हाथ तो पाडा कहां से लाए? तो माधो सिंह जी का पाडा लाने की जरूरत नहीं, हमारे रसोड़े में एक पाडा है। सुनते रहो। तो बिल्कुल माधो सिंह जी ने आदेश दिया कि उस पाडे को बांध दो वहां पे। अब बेचारे को उसको बांध दिया। उस व्यक्ति को भी, रसोइये को भी पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए माधो सिंह जी मुझे मरने नहीं देंगे, और माधो सिंह जी ने भी सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए बांधा था। पर वो रसोइया ये सोचकर घबरा रहा था कि
कहीं बाई द वे शेर आ गया तो मजाक मजाक में मेरे प्राण चले जाएंगे। 4 घंटों तक रात्रि के समय बांधा रखा किसको? बोलो, रसोई को नहीं, पांडे को, जो शरीर में तगड़ा था, उसको बांध के रखा। माधो सिंह जी दूर से देख रहे थे, 4 घंटों तक शेर आया ही नहीं, आता तो भी उन्होंने सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था, सिर्फ ये सबक सिखाने के लिए कि खाने में कॉम्प्रोमाइज 1% भी नहीं। फिर 4 घंटे बाद का इस पांडे को छोड़ दो। अब सुनो, उसके बाद स्टूडेंट, सबसे शानदार किस्सा तो अब सुनो। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि माधो सिंह जी एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के समय लंदन गए। अरे गए ना, तो अपने इस रसोई को साथ में लेकर गए थे। कहा? लंदन। और ये रसोईया क्या करता था? माधो सिंह जी के लिए अच्छा खाना बनाता, और माधो सिंह जी सुबह उठकर गोविंद देव की क्या करते थे? पूजा। तो उनके लिए विशिष्ट प्रकार के लड्डू बनाता था। क्या बनाता था? भगवान के भोग है। तो स्टूडेंट, हुआ क्या, माधो सिंह जी बिल्कुल जहां रुके हुए थे वहां पे इनके रसोइये वगैरह सब रुके हुए थे। तो एक अंग्रेज आया जो भारत में शासन के दौरान वो भारत में भी काफी समय तक काम कर रखा था, तो उसे हिंदी आती थी। क्या आती थी? वो अंग्रेज माधो सिंह जी को कोई संदेश देने के लिए आया, तो माधो सिंह जी अपने कक्ष में नहीं थे, उनके कक्ष के बाहर बैठा था बढ़िया हष्ट पुष्ट तगड़ा उनका रसोईया, 5-7 और भी साथ में जो रसोइये थे वो भी बैठे थे। अंग्रेज जो था वो भी, ये समझ लो, जस्ट लाइक ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स जैसा था। तो उसने जब हमारे इस भारतीय हष्टपुष्ट और पहलवान को देखा तो उसने कहा, खुश्ती आ जाए। तो उस रसोड़न का, जा चला जा। तो कहा, नो नो, दम है तो खुश्ती आ। तो कहा, देख, बात वो है कि मिनकी मजाक रह जाई, ऊंदरा को घर भाग जाए। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मैं सीधा आदमी हूं, तू चला जा, मैं हार गया। अंग्रेज ने उकसाया किसको? हमारे उस रसोइये को। कहा, नहीं, खुश्तिया। तो स्टूडेंट, रसोइया वो खड़ा हुआ और एक चमाट मारा, अंग्रेज वहीं पर ध्वस्त। होश आधे पौन घंटे से वापस आया, पर उठते ही वो मूवी में आप देखते हो ना, राजपाल यादव यूं खोया खोया देखता है कि मैं किधर हूं, कहाँ हूं। जब वो बेहोश हुआ अंग्रेज, तो रसोईया भाग गया, रसोइये के साथ वो सभी कारीगर जो थे किचन का काम करते थे वो भी भाग गए और किचन में काम करने लगे। और सब रसोइये ने उस मैन रसोइये को, पांडे को, कहा कि आज तेरा काम तमाम। क्योंकि ये इस अंग्रेज को होश आएगा तो ये जाकर शिकायत करेगा किसको? माधो सिंह को। और अब की बार माधो सिंह जी, उस बार तो तुझे वहां बंधाया था, यहां पर तेरे साथ कुछ और ही सलूक होगा। अब वो भी बेचारे को टेंशन होने लगी। उधर उसको होश आया अंग्रेज को। अंग्रेज गया माधो सिंह जी के पास और माधो सिंह जी को जाकर कहा, आपका कोई रसोईया था जिसने हमारा डॉक्सिंग मारा, हमें होश अब आया है। तो माधो सिंह जी ने कहा, सभी रसोइयों को बुलाया जाए। तो कहते हैं ना, वो राजस्थान है प्रधान, वो व्यक्ति जो था सिर्फ खाना खाने में और शरीर में ही हष्टपुष्ट नहीं, दिमाग से भी मास्टर माइंड था। वो वहां पर माधो सिंह जी के लिए खाना बना रहे थे। क्या बना रहे थे? और आटा लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? आटा। तो उस रसोईया, जो मैन रसोईया था, उसने दिमाग लगा लिया, उसने आटा लिया और मुंह के रगड़ दिया और 2-3 की गुद्दी पकड़ी और उनके भी मुंह के रगड़ दिया। माधो सिंह जी ने आदेश दिया कि रसोइयों को बाहर लेकर आओ। अब स्टूडेंट सभी रसोइयों को बाहर लेकर आए तो 2-3 रसोइये जो थे शरीर में एक जैसे ही थे, सामने लाकर खड़ा किया। माधो सिंह जी ने कहा, बताओ। अंग्रेज को कहा, बताओ इनमें से कौन था? अब तीनों के मुंह पर, चारों के मुंह पर क्या लगा हुआ है? आटा, और शरीर में एक जैसे दिख रहे कि हम पहचान नहीं पा रहा है कौन है। तो बिल्कुल वहां पर तो बच गया, कौन? रसोईया।
फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, बिल्कुल चले गए। फिर माधो सिंह जी 3 दिन 4 दिन पड़े मतलब बीते, तो गोविंद देव जी के बढ़िया लड्डू बनाने थे, और ऐसे लड्डू पहले कभी भी नहीं बने थे। उस रसोइये ने लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर माधो सिंह जी को दिए। माधो सिंह ने गोविंद देव जी के प्रसाद चढ़ाई, और प्रसाद चढ़ाने के बाद सबको बांटकर खुद ने टेस्ट किया तो बुरी बुरी रसोइये की क्या की प्रशंसा। तब उस रसोइये ने कहा, एक बात बताना चाहता है, तो कहा आज दिल बहुत खुला है, बताओ बात क्या। कि वो उस दिन अंग्रेज को मुक्का हमने ही मारा था। तो कहा तूने? कहा। तो कहा अच्छा हुआ वो वापस होश में आ गया, वरना तेरा मुक्का खाकर तो कोई होश में आ ही नहीं सकता। ये वास्तविकता बताई। पर माधो सिंह जी ने कहा, मूर्ख इंसान, तुझे शर्म करनी चाहिए थी। हम यहाँ पर मेहमान बनकर आए और तू मेहमानों को ही ठोक रहा है। तो उस पांडे ने कहा मैंने इस मेहमान को कहा, मेहमान जी हम आपसे कुश्ती आना नहीं चाहते। मेहमान ने हमें उकसाया और हमने तो सिर्फ एक ही मारी, बस मेहमान जी का काम तमाम। उसके बाद माधो सिंह जी ने कहा, तू रसोड़े से बाहर नहीं निकलेगा, वरना तू किसी के और हाड के तोड़ देगा। तो स्टूडेंट्स, माधो सिंह के शरीर के पीछे इसका हाथ था, किसका? रसोइये का। और तभी तो मैंने आपको कहा कि जब भी आप जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम के दीवाने खास महल में जाओ और तुम्हें कोई कपड़ा लटकता हुआ दिखाई दे और तुम्हें लगे कि ये पर्दा है, वो पर्दा नहीं, माधो सिंह का कुर्ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये थे कौन? माधो सिंह, और माधो सिंह का रसोइया। ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? सबसे बड़ी हंसी मुझे उस टाइम आई जब मैंने रात को पढ़ा कि उस रसोई ने बचने के लिए 3 की गुद्दी पकड़ी और उनके मुंह पर भी आटा रगड़ दिया, और खुद के मुंह पर भी आटा रगड़ दिया, और आगे के पहचान। तो राजस्थानी बड़े दिमाग के होते, सिर्फ वो खाते ही नहीं, पूरा दिमाग को भी यूटिलाइज करते हैं। और मेहमान बनकर गए और मेहमान को ही चपेट दिया। समझ में आया ना? ऐसे ही किस्से खूब सारे जुड़े हुए, जैसे मैंने आपको वो कुएं वाला बताया माधो सिंह जी का। माधो सिंह जी ने कहा, हम गोविंद देव जी की पूजा कुएं के पानी के स्नान करने के बाद ही करते, ये सावर फावर हम नहीं लेंगे, कुआं बनवाओ। तो बिल्कुल माधो सिंह जी के लिए क्या बनवाया गया? कुआं बनवाया गया। और वो जहाज भी नया लेकर आए थे, और इस पांडे को ही दिया था वो चांदी के घड़े लेकर चल। कितने घड़े लेकर आए थे? 2। तो ये ठरका था कौन से सिंह का, तभी तो उन्हें इतिहास में बब्बर शेर के नाम से जाना गया। लिखो सर, उस बुक का नाम बता दो। अरे बुक का नाम नहीं है, ये आमेर का विस्तृत कछावा महावंश है, महावंश काव्य है। उसके अंदर लिखा हुआ था एक टॉपिक 56 प्रकार का चूरमा। तो मैंने कहा यार ये चूरमे की 56 वेराइटियां देखते, और उसमें बिल्कुल एक वेराइटी भी दे रखी थी, बड़ी गजब की दे रखी, दूध का चूरमा। किसका? दूध का चूरमा। अभी नहीं बनाएंगे, आपके सिलेक्शन के बाद बनाएंगे। लिखो मरो, हेडिंग डालो, क्रांति का तत्कालीन कारण। डाल दिया हेडिंग? ओके। अब सुनो और समझो। अब स्टूडेंट, क्रांति का तत्कालीन कारण में सिर्फ कारण अभी तो एक ही बताऊंगा, आरएस मेंस का काम करेंगे तब वहां पर सैन्य कारण भी होगा, आर्थिक कारण भी होगा, प्रशासनिक कारण भी होगा, सभी कारण लेंगे। यहां पर सिर्फ अभी हम प्री के हिसाब से जानेंगे कितना कारण? एक कारण। तो उस एक कारण के पहले अच्छे से सुन लो स्टूडेंट। 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज जिस बंदूक का प्रयोग करते थे, क्रांति के पहले की बात कर रहा हूं, जिस बंदूक का प्रयोग करते थे उसका नाम था ब्राउन बेस। बोलो क्या नाम था? अरे बोलो। हाँ, ब्राउन बेस नाम था। कौन सी? हाँ, ब्राउन बेस। अब इस ब्राउन बेस बंदूक में क्या हुआ, तकनीकी कोई इश्यू आ गया, टेक्निकल इश्यू आ गया, तो अंग्रेजों ने इस बंदूक पर
प्रतिबंध लगा दिया और इसके स्थान पर एक नई बंदूक लेकर आए जिसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। बताओ क्या नाम था? अरे बोलो। और यही एनफील्ड राइफल्स क्रांति का तत्कालीन कारण बनी। सुनो और समझो अच्छे से। स्टूडेंट जितना पूछू उतना ही बताओगे, जल्दी से बताओ। एनफील्ड राइफल्स का एक तरफ रख दो पॉइंट, मैं जितना पूछ रहा हूं वो बताओ। आप में से वो बॉयज और गर्ल्स हाथ खड़े करो जिन्होंने एक बार भी पबजी गेम खेला हो। पबजी, पूरे हाथ खड़े करो। पबजी पबजी खेला ना? हाँ, जिन्होंने खेला है बिल्कुल ध्यान रखे, जूते पड़ेंगे तुम्हारे, यही काम करते हो। कोरोना, सही कहा, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट। हालांकि ये गेम नहीं खेलने चाहिए क्योंकि इनकी लत बड़ी भयंकर पड़ जाती है। जो तेरा हाल है वो मेरा भी हाल है। स्टूडेंट, कोरोना काल के दौरान मैंने भी ये पबजी, हालांकि कोरोना में अब बाहर तो कहीं जाते नहीं थे क्योंकि उस टाइम इंस्टीट्यूट वगैरह सब बंद थे। तो स्टूडेंट, एक मेरे बुआ का लड़का बेंगलोर रहता है, तो उससे मेरी बात हुई तो मैंने उसको कहा यार क्या हम घर से बाहर जाए तो पुलिस दे धमाधम ठोके। मूवियाँ जो थी पूरी देख ली, बाढ़ ली, खाए पिए और सो जाए। किसी का फोन भी देखे, किसी का स्टेटस लिखा हुआ और नीचे तो लिखा हुआ है जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मन में आता है ठोक देते हैं कि भगवान इस पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। 2 दफे ऐसा हो गया था स्टूडेंट। गांव का एक मित्र था, उसने क्या किया, सडनली कोई गांव के अंदर 1-2 डेथ हो गई, उनकी फोटो डाल रखी थी। उसके बाद एक हमारे लंगोटी यार का जन्मदिन था तो उन 2 की मृत्यु के बाद तीसरे की फोटो डाल रखी थी। तो अब वो नीचे लिखा हुआ कौन पढ़े? स्टार्टिंग का जो लिखा हुआ था वो पढ़ लिया। तो स्टार्टिंग के 2 व्यक्तियों के नीचे लिखा हुआ था भगवान इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगह प्रदान करे। 2 का देखा, उनके नीचे लिखा सत सत नमन। तीसरे के नीचे देखा नहीं, मैनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे का लिख रखा था, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा सत सत नमन। तो मैंने ये बात मेरे बुआ के लड़के को बताई, तो मेरे बुआ के लड़के ने कहा एक काम कर, तेरे फोन में पबजी डाउनलोड कर। मैंने कहा ये क्या है यार? तो कहा तू डाउनलोड तो कर और शाम को 7 बजते ही मैं तुझे फोन करूँ तब इस गेम को प्ले करना। मैंने कहा ठीक है। भाई साहब, ऐसी लत लगी कि मैं 24 में से 19 घंटे पबजी, और खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, ऊपी काकड़ भागना और गाड़ी चलाना, सेम सीन। और अब वो 3 जो थे प्लेयर, उनको तो खेलना आता, मेरे को बिल्कुल भी खेलना नहीं आता। मैं बस उनके साथ कहते रहते थे आओ पीछे आओ पीछे आओ। मैं उनके पीछे जाता, फिर कोई घर में कहता कि नहीं नहीं यहाँ पे है, दुश्मन है, दुश्मन है, एनिमी है, एनिमी, अंदर नहीं जाना है। अब वो कोई जाते नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, तूफानी हो जाए कुछ। मैं भागकर चला जाता, पैरों को पहचान नहीं पाता, पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का ध्यान रखता, पता नहीं किधर से गोली आती, वहीं पर काम तमाम। फिर वापस बाहर भागने का, अगर घायल होते तो भागकर बाहर आने का ध्यान रखता और उनके पास जाता कि भाई हाथ लगा दे। हाँ, गाड़ी में चलाता और ले जाता किधर? खतरे की तरफ। खेलना नहीं आता था। तो सुनो, ये गेम मैंने तुम्हें क्यों बताया, और बिल्कुल कान खोल के सुन लेना। यूपीएससी के इंटरव्यू में एक स्टूडेंट से सवाल पूछा गया था, कान खोल के सुन लेना। जिस टाइम ये नया नया गेम आया था पबजी का, तो किताबी कीड़ा ही नहीं बने, स्पोर्ट्स में, एप्स में, राजनीति में और वर्ल्ड स्तर पर करंटली क्या हो रहा है उसका अच्छे से ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने पबजी खेल रखा है उनको अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है पबजी के अंदर वही 100 प्लेयर होता है, हर एक 4 का स्क्वाड बनता है, टीम बनती है, और हर एक स्क्वाड का यही टारगेट होता है 96 को खत्म करना, और जो लास्ट में बचेगा वो विनर होगा। और 96 को खत्म करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर दुश्मनों को बंदूकें लेकर, बंदूक चलाकर उन्हें मारना
होता है, मुक्कों से भी मार सकते हो। अब सुनो, इसमें बंदूकों के खूब सारे प्रकार होते हैं कि नहीं होता है? यही सवाल पूछा गया था यूपीएससी के एक इंटरव्यू में कैंडिडेट से का पबजी गेम, और उसने बोला भी था कि हाँ सर, एप का एक कोई गेम है जिसका नाम पबजी है, जिसमें 100 प्लेयर होते हैं, 4-4 का स्क्वाड होता है, 96 को पकड़कर मारना होता है, लास्ट में जो 4 या 4 का कोई भी एक प्लेयर बचता है वो विनर होता है। तो कहा कैसे मारना होता है? कि सर इसमें बंदूक के लेकर फायर करके मारना होता है। तो कहा अच्छा ठीक है, तो 2-3 बंदूकों के नाम बता दो। इतना तक पूछा गया। तो आपको पता है इसमें बिल्कुल M416 गन होती है, AKM होती है, AWM भी होती है, AKM भी होती है ना, M416 भी होती है, जोरजा गोरजा वो भी होती है ना। सुनो पहले, आप मत बोलो बेटे, देखो ठोकने लगा है कि मैं बताऊं। समझ में आया ना? अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मैं अगर आपको कहूं कि M416 की बुलेट क्या AKM में लगेगी? नहीं लगेगी। वैसे ही सुनो, ब्राउन बेस को प्रतिबंधित करके नई बंदूक लाई गई कौन सी? एनफील्ड राइफल्स। और एनफील्ड राइफल्स की भी जो बुलेट बनती थी वो अलग MM की थी। और इस एनफील्ड राइफल्स की बुलेट बनाने के लिए भारत में 2 फैक्ट्रियां बनाई गई थी। कितनी? 2 फैक्ट्रियां। एक थी सियालकोट, कौन सी? और एक थी दमदम में। कौन से दम में? आपको ध्यान रखना है कौन से कोट का। सुनते रहना अच्छे से, पूरी चीज बता रहा हूं तुम्हें। इस सियालकोट की फैक्ट्री में ही बुलेट कारतूस बनता था। किसका? एनफील्ड राइफल्स का। अब सुनो और समझो, इस फैक्ट्री में हमारे भारतीय खूब मजदूर क्या करते थे? काम करते थे। तो सुनो, एक दिन क्या हुआ, इस सियालकोट की फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, तब एक मजदूर को प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। तो जहाँ पर पानी जो था वहाँ मटकियाँ वगैरह पड़ी थी, वहाँ गया तो उसने देखा तो मटकियों में पानी नहीं था। तो वो मजदूर फैक्ट्री से बाहर आया, बाहर आकर देखा उसने पानी चारों तरफ, तो उसे एक कैबिन दिखाई दिया, कोई बड़े अधिकारी का कैबिन दिखाई दिया। उस कैबिन के बाहर मटकी पड़ी थी। तो उस मजदूर की प्यास इतनी भयंकर थी कि वो मजदूर बिल्कुल फैक्ट्री से बाहर आकर उस कैबिन के पास गया, ढक्कन खोला, लोटा लिया और पानी पी लिया। अंदर बैठे, भारतीय ही था अंदर बैठने वाला अधिकारी भी, वो उच्च वर्ण का था, वो बाहर आया, उस मजदूर को पकड़ा और पीटा और धक्का दे दिया। वो मजदूर नीचे गिर गया। उस मजदूर ने कहा कि साहब आपने मुझे क्यों मारा? तो सीधा उस अधिकारी ने कहा कि मैं उच्च वर्ण का, तू निम्न वर्ण का, तूने मेरी मटकी से पानी पिया, ये पानी अब अशुद्ध हो गया, और मैंने अगर इस मटकी को छुआ या पानी पिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब ये बात कही तो मजदूर बड़ा गजब का था, मजदूर पड़ा पड़ा हंसने लगा और उसने जवाब दिया कि साहब अगर ऐसी बात है धर्म भ्रष्ट होने की, तो तुम्हारा धर्म कब का ही भ्रष्ट हो गया। तो उस अधिकारी ने कहा भाई मैंने पानी ना तो पिया है ना इस मटकी को छुआ है, तो मेरा धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ? कहा बिल्कुल तुमने ना मटकी को छुआ है ना तुमने पानी पिया है, पर तुम्हारे कंधे में डाली हुई है एनफील्ड राइफल्स। इसी एनफील्ड राइफल्स का हम इस फैक्ट्री में क्या बनाते हैं? कारतूस। और इस कारतूस को का जो टोपी आती है, इस कारतूस की टोपी को पैक करने के लिए हम गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करते हैं। और ये गाय और सूअर की चर्बी से युक्त बनकर कारतूस पैक होकर तुम्हारे पास आता है, तो तुम पहले इसे हाथ से खोलने का प्रयास करते हो, पर जब चर्बी नहीं खुलती है तो इसको मुंह से खोलते हो। तो बताओ, तुम्हारे शरीर में गाय और सूअर की चर्बी जा रही है तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है?
हाथ तो उस अंग्रेज ने बंदूक निकाली और फेंक दी और कहा कि मैं एनफील्ड राइफल्स बंदूक का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि इसके कारतूस में किसका प्रयोग है? गाय और सूअर की चर्बी का। गाय और सूअर की चर्बी का। अब सुनते रहो, इतना तक मैंने बता दिया है। ये बात जो उठी थी कौन से कोर्ट से उठी? बोलो। और ये बात पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। अब अंग्रेज तो गिने चुने थे, अंग्रेजों के अधीन काम करते थे भारतीय सैनिक। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक फ्रांसीसी गवर्नर पढ़ोगे, उस फ्रांसीसी गवर्नर की बात जब मैंने पढ़ी तो बिल्कुल उसने सही कहा था कि भारत पर शासन करना बड़ा आसान है, बस एक काम करना होता है, भारत में आओ और भारत के लोगों को सिर्फ इतना सा रोजगार उपलब्ध करवा दो कि उनका पेट भर जाए, बस उन्हें रोजगार दे दो, आप आराम से हिंदुस्तान पर क्या कर सकते हो? शासन कर सकते हो। और बिल्कुल बात उसकी सच्ची थी। अंग्रेज तो गिने चुने थे, अंग्रेजों की सेना में सैनिक अधिकतर कौन थे? भारतीय। तो सुनो, जब भारतीय सैनिकों को पता चलिए, भारतीय सैनिकों में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, उन्हें जब पता चला कि एनफील्ड राइफल्स के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, तो हिंदुओं ने तो ये कहकर मना किया कि गाय पवित्र जानवर है हमारे हिंदुओं के लिए और इसी की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम इस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे। और मुस्लिम भाइयों ने यह कहकर विरोध किया कि कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि एक सच्चा इस्लामिक सूअर के मांस और सूअर को छुएगा तक नहीं, वरना धर्मभ्रष्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल मुस्लिम सैनिकों ने भी इसका भयंकर क्या किया? विरोध। तो बताओ कौन सी बंदूक का विरोध हुआ? और एनफील्ड राइफल्स के भी किसका विरोध हुआ? कारतूस का, जो बना हुआ था गाय और सूअर की चर्बी से। ये बात फैलती 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 34वीं बंगाल नेट्रू इन्फेंट्री में पहुंची और ये 34वीं बंगाल बटालियन जो थी बैरकपुर छावनी में थी। कौन सी छावनी में? अरे बोलो बोलो, बैरकपुर छावनी में। और बैरकपुर छावनी में जो तैनात बटालियन थी उसका नाम था 34वीं बंगाल बटालियन। और 34वीं बंगाल बटालियन ने इस एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तब बिल्कुल हडसन और एक साथ में और कोई अंग्रेज अधिकारी आए और 34वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों को लाइन हाजिर किया और लाइन हाजिर करके 34वीं बंगाल बटालियन में से एक व्यक्ति, एक सैनिक को बुलाया कि आगे आओ, एनफील्ड राइफल्स उठाओ और इसका प्रशिक्षण दो। तो उस व्यक्ति को जो बुलाया था वो व्यक्ति कोई और नहीं मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे ने सीधा कहा अंग्रेज अधिकारी को, कहा मैं पांडे हूं, उच्च वर्ण का हूं, और अगर इस एनफील्ड राइफल्स के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग है तो मैं इस बंदूक का प्रयोग नहीं करूंगा। तो अंग्रेज अधिकारियों ने उनको धमकाया, डांटा उनको, कहा शट अप, बंदूक उठाओ और प्रशिक्षण दो। पांडे जी का नो, तो कहा शट अप, बंदूक उठाओ, प्रशिक्षण दो। पांडे जी की आत्मा माटी सटक ली। पांडे जी ने बिल्कुल बंदूक उठाई, अपने मुंह से बिल्कुल कारतूस को खोला और उसको क्या किया? लोडेड किया। अब अंग्रेज ने दूसरे अंग्रेज को कहा, देखा मेरा जलवा, कह रहा था नहीं प्रशिक्षण देगा, अब दे रहा है। पांडे जी ने वापस उसको पूछा कि बताइए साहब प्रशिक्षण किधर देना है? तो उस टाइम अंग्रेज ने और मजाक कर ली, शायद वो बच सकता था अगर मजाक नहीं करता तो। उसने मजाक की, ठेड़ी मर्जी झिडर दे दे। तो पांडे जी ने कहा अब देख मेरी मर्जी, उस अंग्रेज पर ही गोलियां चलाई। और ये था 1857 की क्रांति की सिर्फ पहली घटना, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने विरोध किया तो उसे घटना कहा गया।
समझ में आया कि नहीं आया? और इस प्रकार एनफील्ड राइफल्स के गाय और सुअर की चर्बी की पूरी भारत में फैल गई और इसी बात के बाद प्रारंभ हो गई 1857 की। तो बताओ, क्रांति के कारण खूब सारे थे, पर एक शब्द आ रहा है तत्कालीन कारण। तत्कालीन का मतलब जिस ऐसा कारण जिसके तुरंत बाद क्रांति प्रारंभ हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? हेडिंग डालो जल्दी से। क्रांति का तत्कालीन कारण, और क्रांति के तत्कालीन कारण के आगे ही लिखो गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। गाय सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग लिख लिया। अब इसके नीचे ही लिखो 1857 की क्रांति के पूर्व, 1857 की क्रांति के पूर्व अंग्रेज क्या लिखा आपने? हाँ, 1857 की क्रांति से पूर्व अंग्रेज ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग करते थे। ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग करते थे। बाद में इस बंदूक को प्रतिबंधित कर बाद में इस बंदूक को प्रतिबंधित कर एनफील्ड राइफल्स बंदूक काम में लाई गई। एनफील्ड राइफल्स बंदूक काम में लाई गई। एनफील्ड राइफल्स बंदूक काम में लाई गई जो क्रांति का तत्कालीन कारण बनी। लिख लिया? हेडिंग डाल दो जल्दी से, भारत के संदर्भ में क्रांति। भारत के संदर्भ में क्रांति, यानी भारत के संदर्भ में क्रांति के कुछ पॉइंट लिखेंगे, तभी हमें राजस्थान की क्रांति याद होगी अच्छे तरीके से। अब भारत के संदर्भ में क्रांति से रिलेटेड पहले मैं आपको कुछ पॉइंट पूछ लेता हूं, सुनो। भारत में जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? समझ में आया? पहला ही क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, भारत में जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? समझ में आया? भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता किसे कहा गया? अगला पॉइंट, भारत में 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? भारत में 1857 की क्रांति की कोई तय तारीख थी क्या? भारत में 1857 की क्रांति की योजना बनी थी क्या? योजना बनी तो क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? समझ में आया ना? ये सभी पॉइंट हमें जानने, क्यों? रीजन सुनो। क्योंकि जब मैं राजस्थान हिस्ट्री यानी 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा राजस्थान की, तब काफी फैक्ट आएंगे, काफी पॉइंट आएंगे जो जुड़े हुए होंगे किससे? 1857 की क्रांति से, भारत की क्रांति से। जैसे मैं नसीराबाद विद्रोह पढ़ाऊंगा तो नसीराबाद में विद्रोह करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ जाएंगे, इधर।
अब तुम्हें दिल्ली से रिलेटेड कोई बात पता ही नहीं है तो दिल्ली की तरफ गए क्यों, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो सुनो और समझो। नंबर फर्स्ट पॉइंट, भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ जब हुई तब भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। बोलो कौन था? ओके। भारत में क्रांति की बिल्कुल योजना बनी थी। क्या बनी थी? मैंने बताया ना, 17। क्या बताया? 17 रियासत जो गोद निषेध नीति के तहत हड़प ली गई थी, हड़प ली गई थी ना। तो याद रखिएगा 17 के राजा थे, कौन थे? शायद अप्पा साहब। कौन थे? अप्पा साहब। और अप्पा साहब को पता चला, क्योंकि अप्पा साहब के पुत्र तो था नहीं, तो अप्पा साहब ने अपने एक दीवान को, मंत्री को या सेनानायक को भेजा कानपुर के नाना साहब के पास। किसके पास? नाना साहब के पास भेजा और कहा कि हमारी जैसे तैसे करके सहायता करो। अब जो सेनानायक आया था उसका नाम था अजीमुल्ला। कौन सा मुल्ला? अब वो कानपुर के नाना साहब के पास आया और नाना साहब को पूरी बात बताई। तो नाना साहब ने कहा हम तो खुद अंग्रेजों से दुखी है, उन्होंने हमारी पेंशन रोक रखी है। तो कहा क्या करे? तब नाना साहब ने कहा आप एक काम करो, रंगोजी बापू और अजीमुल्ला आप दोनों लंदन जाओ। कहाँ जाओ? लंदन यानी ब्रिटेन जाओ, और भारत के अंदर जो अंग्रेज शासन कर रहे जाकर वहां ब्रिटेन में इनकी शिकायत करो, क्या पता हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो रंगोजी बापू और अज्जी मुल्ला ने कहा हम जाने को तैयार है। तो कहा नाना साहब ने, तो कहा तुम्हारे जाने का इंतजाम मैं कर दूंगा। तो बताओ कितने जने जा रहे हैं? एक रंगोजी बापू और एक कौन सा मुल्ला? बोलो। ये दोनों गए कहाँ? लंदन। वहाँ गए, उन्होंने शिकायत की, पर वहाँ से भी इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको फटकार कर भेज दिया। तब इन्होंने लंदन में ही, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रंगोजी बापू और अजीमुल्ला ने क्रांति की, विद्रोह की क्या बना ली? योजना। अब हम जानते हैं कि भाई अगर उधर बनाई तो इन दोनों ने बनाई, और वापस आए तो मिले किससे? नाना साहब से। और नाना साहब को आकर कहा हमारी वहां पर भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो कहा अब क्या करना? तो योजना तो पहले से ही तय थी। तब रंगोजी बापू और अज्जी मुल्ला ने कहा कि अब संपूर्ण भारत के अंदर उन रियासतों के राजाओं को और आम जनता को संदेश भेजा जाएगा और एक तारीख तय की जाएगी कि उस तारीख को हम सामूहिक रूप से अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो तय कितने जने कर रहे बताओ? 3 जने। अब 3 जने हो गए, एक अज्जी मुल्ला, एक रंगोजी बापू और एक नाना साहब। समझ में आया? अब सुनो, तीनों ने तय किया और कहा कि सबसे पहले इस विरोध में, इस विद्रोह में आम जनता और उन रियासत के राजाओं तक संदेश पहुंचाते हैं जो हमारा साथ देंगे। तो कहा क्या, कैसे संदेश पहुंचाए? तो कहा प्रतीक चिन्ह बनाता है। क्या बनाता है? और प्रतीक चिन्ह ऐसा बनाते हैं कि अंग्रेजों को पता चले ही नहीं। तो कहा क्या? तो कहा एक तो बनाओ कमल और एक बनाओ रोटी। कमल साम्राज्य का प्रतीक, रोटी आम जनता का प्रतीक। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल कमल और रोटी को 1857 की क्रांति का क्या बनाया गया? प्रतीक चिन्ह। और इन तीनों ने मिलकर बताओ 1857 की क्रांति की क्या बनाई, और योजना को अंजाम देने हेतु क्रांति की तय की, बताओ क्या तारीख। तो आप में से मुझे कोई बताएगा 1857 के क्रांति की तारीख कितनी तय हुई? ध्यान रखना, इन्होंने तय की थी 31 मई को। कितनी मई का? 31 मई 1857 को हम संपूर्ण भारत में क्रांति का बिगुल बजा देंगे। पर कहता है ना, हमारे भारत में किसी को ठोकने के लिए
हमें कोई तारीख बताए तो उस तारीख का इंतजाम होता ही नहीं, हम पहले ही बंदोली निकाल देते हैं। तो तारीख तो तय कितनी हुई, पर क्रांति प्रारंभ हो गई 10 मई को ही। छावनी थी भारत की मेरठ। कौन सी? मेरठ। और मेरठ के अंदर जो भारतीय सैनिक थे, जो अंग्रेजों की सेना में क्या करते थे, काम करते थे, उन्होंने मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में अंग्रेजों की बंदोली निकाल दी, यानी विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? और क्रांति प्रारंभ तो होनी थी 31, पर प्रारंभ हो गई 10 मई को। कौन से रथ से? मेरठ इसलिए बताई क्रांति क्योंकि राजस्थान में क्रांति प्रारंभ होने के पीछे कारण था मेरठ विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तो अब बताओ, हमें मेरठ विद्रोह के बारे में पता होना चाहिए कि विद्रोह कब हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरठ के अंदर विद्रोह 10 मई को हुआ और क्रांति की तय तारीख कितनी थी? भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, और वही था नेतृत्व करता। क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? क्रांति की तय तारीख कितनी? क्रांति की शुरुआत कितनी मई को? कौन से रथ से? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भारत के संदर्भ में क्या हुए पॉइंट। ऐसे ही फिर पॉइंट लिखेंगे राजस्थान के संदर्भ में। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख विद्रोह। समझ में आया ना? तो लिखो भारत के संदर्भ में जो जो पॉइंट बोल रहा हूं फास्टली। नंबर फर्स्ट लिखो, भारत के संदर्भ में विद्रोह का पहला पॉइंट लिखो स्टूडेंट। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, क्रांति के समय भारत का नेतृत्व करता कौन था? बोलो, लिखो बहादुर शाह जफर। आगे लिखो क्रांति की तय तारीख। क्रांति की तय तारीख, क्रांति की तय तारीख में लिखो कितनी? 31 मई 1857। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत कितनी? 10 मई 1857। और आगे लिखोगे कहां से? मेरठ से। 10 मई 1857 मेरठ से। लिख लिया। ये तो हो गए पॉइंट किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। उसके बाद लिखो स्टूडेंट आगे राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में फास्टली लिखो, राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में लिख लिया। ओके, अब सुनो, पहले राजस्थान के संदर्भ में सीधे पॉइंट बताता हूं स्टूडेंट, याद रखिएगा। अगर शासकीय प्रणाली के हिसाब से देखें तो पूरे भारत का अंग्रेजों का जो सर्वे सर्वा प्रशासक के रूप से अधिकारी जो होता था वो होता था गवर्नर जनरल। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कितना? एक।
अब गवर्नर जनरल को धीरे धीरे यह आभास हुआ कि मैं संपूर्ण भारत पर नियंत्रण नहीं कर सकता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, आज की बात करूं तो स्टेट लेवल पर मैं अपना एक कोऑर्डिनेटर बिठा देता हूं, मेरा एक एजेंट बिठा देता हूं जो राज्य स्तर पर मुझे रिप्रेजेंट करेगा। तो गवर्नर जनरल ने अपना एक एजेंट बिठा दिया राज्य स्तर या रियासतों के समूह पर, जिसको कहा जाता था एजीजी। बताओ क्या कहा जाता था? और एजीजी जो होता था वो रियासतों के समूह पर, और आज की बात करूं तो राज्य लेवल का होता था। अब सुनो, अब राज्य की बात करें तो राजस्थान में भी राजपूताना का भी एजीजी। अब राजपूताना में रियासतें कितनी? 19। क्या 19 रियासतों पर अकेला एजीजी कंट्रोल कर पाएगा? तो याद कीजिए, सहायक और अधीनस्थ संधि के तहत हर रियासत में रेजिडेंट बिठाए गए थे। तो एजीजी ने कह दिया कि जिस रियासत में हमें जरूरत होगी वहां पर हम बिठाएंगे रेजिडेंट यानी अंग्रेज अधिकारी, जिसको क्रांति के दौरान कहा गया पॉलिटिकल। तो देखो, प्रशासनिक व्यवस्था बन गई अंग्रेजों की। भारत स्तर पर अंग्रेजों का सर्वे सर्वा गवर्नर जनरल, राज्य स्तर पर सर्वे सर्वा एजीजी, रियासत स्तर पर सर्वे सर्वा पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट को रियासत स्तर पर कोई भी चीज की नीडेड होती तो वो मांगता एजीजी से, और एजीजी को राज्य स्तर तक कोई भी चीज की नीडेड होती तो वो मांगता गवर्नर जनरल से। तो बताओ, एक पूरी प्रशासकीय व्यवस्था त्रिस्तरीय रूप में हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ध्यान रखिएगा। तो ऑटोमेटिकली 3 सवाल बन गए। जी यानी गवर्नर जनरल, क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब एजीजी राज्य स्तर पर, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का या राजपूताना का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बोलो समझ में आया क्या? उसके बाद क्रांति के दौरान प्रमुख रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट। तो क्यों नहीं इसका एक स्टेटमेंट स्ट्रक्चर बना ले, ताकि हमारे वो शासकीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था भी इनकी पता चल जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि क्रांति के दौरान कौन से पद पर कौन कार्यरत था। बोलो समझ में आया क्या? देखो बोर्ड पर, और साथ में ही लिखते रहो जल्दी से। लिखो सबसे पहले गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आवाज नहीं रे। उसके बाद जीजी के बाद एजीजी। जीजी एक बार कहने पर खाना दे दे तो ठीक है, 2 बार कहने पर दे दे तो ठीक है। तो पहले तो प्यार से बोलते जीजी खाना दे दे, क्योंकि जीजी टीवी में प्रोग्राम देख रही है। फिर हमने और कहा जीजी खाना दे दे, पर जीजी और प्रोग्राम देख रही है। फिर हमें आ गया गुस्सा, तो हमने कहा ए जीजी खाना दे दे। तो देख लो, जीजी ए जीजी, और ए जीजी थोड़ी तवज्जो घट गई, तो ये कौन से स्तर का हो जाएगा? राज्य स्तर का। लिखोगे एजेंट, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और क्रांति के समय जो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। लिख दोगे आगे राजपूताना यानी राज्य स्तर का, और ये यहां पर लिख दोगे केंद्र यानी पूरे भारत का एक ही। उसके बाद इसके नीचे हुआ करते थे पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट, और पॉलिटिकल एजेंट के अंदर जो हुआ करते थे, ये कौन से स्तर के हुआ करते थे? रियासत। तो क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कहाँ के थे?
बात करता हूँ मारवाड़ की, तो मारवाड़ में था मेक मोशन। मेक मोशन। उसके बाद बात करता हूँ आमेर की, तो आमेर का था कर्नल ईडन। उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, आमेर का मतलब जयपुर और मारवाड़ का मतलब जोधपुर। कोटा, कोटा का था मेजर बर्टन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उदयपुर यानी मेवाड़। उदयपुर का था मेजर सावर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भरतपुर, और भरतपुर का था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं रोही ही रोही, सिरोही, और सिरोही का था जे डी हॉल। लिख लो जल्दी से। लिया? जल्दी से लिखो। ये है जू का जू, पूरा परफॉर्मा उतार लो। इसमें भारत का भी आ गया, राजस्थान का भी आ गया, और रियासत स्तर का भी आ गया, राजस्थान की रियासतों का। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब पॉइंट लिखो वापस इसी के नीचे लिखो। एक पॉइंट लिख लो वापस। क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी, क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 लिख दिया। आगे लिखो नशीराबाद, नशीराबाद। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व करता, राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व करता कौन था स्टूडेंट? कुशाल सिंह चंपावत। फास्टली लिखो, कुशाल सिंह चंपावत। लिख लिया। लिखो क्रांति की देवी,
क्रांति की देवी, क्रांति की देवी कौन? बिल्कुल लिख लो, सुगाली माता। सुगाली माता। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, सुगाली माता के आगे ही लिखो कितने सिर और कितने हाथ? बिल्कुल लिख दो, 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी। 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो। लिख लिया? क्रांति के समय सैनिक छावनियां, क्रांति के समय सैनिक छावनियां। क्रांति के समय सैनिक छावनियां। सैनिक छावनियों में लिखो जल्दी से। फर्स्ट नसीराबाद, फर्स्ट नसीराबाद, सेकंड नीमच, थर्ड देवली। फर्स्ट नसीराबाद, सेकंड नीमच, थर्ड देवली, फोर्थ एरिनपुरा, 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 फाइव्थ ब्यावर, ब्यावर, और सिक्स्थ खेरवाड़ा, सिक्स्थ खेरवाड़ा। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो दो छावनियां है ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों को कोष्टक में बंद करके लिखो क्रांति में भाग नहीं लिया, में भाग नहीं लिया, क्रांति में भाग नहीं लिया। क्रांति में भाग नहीं लिया, क्रांति में भाग नहीं लिया। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। और कौन सा पॉइंट बचा है? पॉलिटिकल एजेंट तो आ गए, पॉलिटिकल एजेंट आ गए ना, लिख लिया ना हमने। ये हो गया क्रांति की सामान्य जानकारी। अब हेडिंग डालो, राजपूताना का एजीजी कौन था वापस बताओ? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब हेडिंग डालो स्टूडेंट, बढ़िया, प्रमुख विद्रोह, और प्रमुख विद्रोह में हेडिंग डालो नसीराबाद, नसीराबाद, नसीराबाद। नसीराबाद। अब जल्दी से बताओ, जिस प्रकार आपने राजवंश और राजाओं को काफी याद किया, क्या प्रमुख विद्रोह और क्रांति भी यहीं पर याद करना चाहोगे? करना चाहोगे? तो इसके लिए पहले रजिस्टर फजिस्टर बंद कर दो और बोर्ड पर देखो। हमारा राजवंश ही सिर्फ कहानियों पे नहीं चला है, मॉडर्न भी पूरा कहानियों पर ही चलेगा अगर अच्छे से समझोगे तो। अब पहले सुनो, अगर क्रांति तुम्हें पूरी पूरी याद करनी है तो उसके लिए पहली बात तो सामान्य जानकारी की कुछ बातें याद में रखनी होगी आपको। भारत का सर्वे सर्वाधिकारी प्रशासनिक में अंग्रेजों का होता था गवर्नर जनरल, उसके बाद राज्य स्तर पर उसको रिप्रेजेंट करता था एजीजी, और रियासत स्तर पर अंग्रेजों का अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट। अब सुनो, पॉलिटिकल एजेंट को कुछ भी नीडेड होगा तो किससे मांगेगा? एजीजी, और एजीजी को कोई भी नीडेड होगी तो किससे मांगेगा? गवर्नर जनरल से। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात, राजपूताना रेजिडेंसी का स्थायी मुख्यालय कहाँ? अजमेर। कौन सा?
क्यों बनाया गया? क्योंकि अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र, हथियार, तोपे, बारूद, खजाना जो भी होता था वो कहाँ रहता था? अजमेर में। गर्मियों का जीव ही सेशन आता तो एक तो एजीजी, एक उसके पॉलिटिकल एजेंट और एक प्रमुख अंग्रेज अधिकारी जो होते थे वो अजमेर से चलकर कहाँ आ जाते? माउंट आबू। समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं। अब अगर ये पॉइंट आपके माइंड में है तो 101% अभी देखना चीजें पूरी मैं याद करवाऊंगा। बोर्ड पर देखो अच्छे से, और सिर्फ बोर्ड पर देखते रहो, ऑटोमेटिकली चीजें पूरी याद हो जाएगी। स्टूडेंट, ये है, बताओ हमारा कौन सा थान? राजस्थान। ये राजस्थान, और राजस्थान के यहां पर ले तो ये है कौन सा मेर? अजमेर, जो अंग्रेजों का बताओ क्या था? स्थाई मुख्यालय। अब इसको मुख्यालय क्यों बनाया? क्योंकि यहां पर अंग्रेजों के क्या थे बताओ? अस्त्र शस्त्र, शस्त्र, खजाना, बंदूकें वगैरह सब कुछ। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मुख्यालय ठीक है, गर्मियों की सेशन के दौरान राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ आ जाता? बताओ कहाँ? माउंट आबू। अब सुनते रहो और समझते रहो, बोर्ड पर अच्छे से देखो। ये चीज देख ली? अरे देख ली ना? दो ही तो चीजें लिखी मैंने, एक तो मुख्यालय, स्थायी मुख्यालय अजमेर, और सर्दियों के दौरान कहाँ? माउंट। समझ में? हाँ सॉरी, गर्मियों में। सर्दियों में तो आपके कहाँ रहता था? अब सुनो और समझो अच्छे से। शादियों का सीजन चल रहा है, चल रहा है ना? तो यही समझो कि अभी हम 8th में पढ़ रहे हैं। कितवीं में? 8वीं क्लास में, या फिर बचपन में याद करो। बचपन याद नहीं करना, तुम्हारा बचपन बहुत अच्छा है। सुनो स्टूडेंट, सपोज कीजिए हम तो स्कूल गए हुए हैं, मम्मी के पास हमारे मामा का फोन आया, यानी मम्मी के भाई का फोन आया, और भाई ने फोन लगाकर अपनी बहन को कहा कि बहन, मम्मी ने कहा हाँ बीरा बोल, तो कहा हमारी शादी तय होगी है, और तुझे पूरी शादी का काम तुझे ही संभालना है, तू मेरी फेवरेट बहन है, तो तुझे शादी के 10 दिन पहले आ जाना है। मम्मी ने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई, तू चिंता मत कर, मैं आकर पूरा काम का पाप नहीं काट दूंगी, कमीनो, काम को अच्छे से संभाल लूंगी कि पाप काट दूंगी। हाँ, तो अपने लक्षण क्यों बता रहे हो? ये फूफा के काम होता है, समझ में आया ना? हाँ फूफा, और हमारे पापा फूफा बन के भी जाएंगे वहां पे, टेंशन मत लो। किसी के न किसी तो हम हमारे पापा और हम फूफा बनेंगे ही, टेंशन। हमारे ही काम ही यही होंगे, शकुनी जैसे षड्यंत्र। हाँ, अंगुलियां टेढ़ी करते रहेंगे दमराज किलमिश की तरह, और षड्यंत्र रचते रहेंगे। अब आगे सुनो। तो बिल्कुल स्टूडेंट, हमारी छुट्टी हुई, हम घर पे आए, तो सीधा मम्मी ने कहा छोरो इधर आओ। तो कहा हाँ मम्मी। कहा तुम्हारे मामा जी की क्या तय हो चुकी है? शादी, और हम जल्दी ही कहाँ चलेंगे? ननिहाल। हम बड़े खुश हुए, क्योंकि बचपन में ननिहाल नाने रात जाने की खुशी कोई पूछे तो हमें पूछे, पर कुछ अपवाद और आपत्तिजनक लोग होते थे जो हमें जाने से रोकने का षड्यंत्र रचते थे, पर हम उनके हाथ नहीं आते थे। हम उन्हें असामाजिक तत्व कहते थे, वो हमारे जाने माने दुश्मन हुआ करते थे। बड़ा भाई हुआ, हमारे काका हुए, पापा भी कभी कभार रोकते थे। फैक्ट है कि नहीं है? तो स्टूडेंट सुनते रहो। शाम बिल्कुल हम बड़े खुश के नाने रे जावाला, पूड़ी खावाला, मामी आ क्या काटेला, भले ही काटो, वो गाना चलता है ना? हाँ, तो सुनते रहो। हम बड़े खुश, मम्मी बड़ी खुश। शाम को पापा आए, तो पापा बताओ, पापा के हमारा मामा क्या लगेगा? साला। तो बिल्कुल मम्मी ने कहा पापा को कि सुनो जी का क्या, कि मेरे भाई की क्या तय हो चुकी है?
शादी तय हो चुकी है। तो बिल्कुल कहा कि अच्छा, साड़ा और साड़ा और साड़ा की शादी तय हो गई। तो कहा हाँ, बिल्कुल मेरे भाई की शादी तय हो गई। तो कहा चिंता मत कहा कि मैं तो 10 दिन पहले ही जा रही हूँ, आप कब आओगे? तो पापा ने कहा मेरा तो एक ही साड़ा है। वो वाला साड़ा बोला पहले, कहा मेरा तो एकमात्र साड़ा साड़ा है। अब एकमात्र साड़ा है तो मुझे तो आना पड़ेगा। मैं शादी के 3 दिन 4 दिन पहले आ जाऊंगा। अब मम्मी हमें लेकर कहाँ आ गई बताओ? ननिहाल। ठीक है, मम्मी खुश, मम्मी से डबल खुश हम। दिन कम पड़ते गए, 3 दिन बचे, पापा आए नहीं। अब दिन बचे कितने? पापा, बड़ी बंदोली का दिन था, उसके एक दिन शाम पहले मम्मी ने फोन लगाया किसको? पापा को। तो कहा आप आए क्यों नहीं, सभी मेरे को यहाँ पर ओढ़वा दे रहे हैं। तो पापा ने कहा कैसे आऊं, यहाँ हमारे नगर में चोरियां हो रही है और घर में पड़ा है 5 करोड़ रुपए और खूब सारा सोना, जो बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ इमेजिन करना है। तो जो पापा ने ये बात बताई मम्मी को, तो मम्मी ने कहा आओ ही मत, वहीं रहो, खजाना लूटना नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं, आना तो पड़ेगा, साड़ा एकमात्र है, वरना लोग अच्छा नहीं कहेंगे। तो कहा ठीक है, आओ तब अच्छे से ताला आला देकर आना। कब आओगे? तो कहा कल बड़ी बंदोली है, तो कल मैं 2 बजे आ जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पापा भी अगले दिन 2 बजे कहाँ आ गए? ननिहाल आ गए। अब शाम का समय था, बिल्कुल डीजे ईजे लगा हुआ था, वहाँ पर हम धमसिंग नाच रहे हैं। हाँ, नाचना तो आता नहीं तो भी कूद तो रहे ही है। मम्मी खुश, हम खुश, पापा टेंशन में, क्योंकि पापा का तो मन अटका हुआ कहा अलमारी में कि कोई ताला तोड़ नहीं दे। अब आराम से सभी बैठे, पापा भी डीजे के पास बैठे। तभी पापा के पास क्या बजा? फोन बजा। तो पापा ने कहा हेलो। पड़ोसी ने फोन किया था और पड़ोसी ने कहा चोरी हो गई। पापा ने वही डीजे के साथ एक नई रिंगटोन निकाल दी। हाँ, कुछ को तो समझ में ही नहीं आया। अरे पापा खुद सुर में सुर मिलाने लगे, रोने लगे, कूकने लगे। पर उस समय वो मुर्गा सॉन्ग चल रहा था तो किसी को पता नहीं चला। पूछकी को देखो, वो नीचे गिर जाएगी। हाँ और नीचे पड़, हाँ और नीचे पड़। हाँ, ये पूजा है ना, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना आती है, हिस्ट्री का प्योर मजा लेती है, पढ़ती नहीं है। पूछ की ये पूजा स्क्वायर ही है ना? हाँ, अब पूजा स्क्वायर से पूजा क्यूब हो जाएगा। तो सुनो, तो स्टूडेंट बिल्कुल, तो पापा एकदम यूं चिल्लाए जोर से। तो उस अंदर फोन में पड़ोसी ने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो कहा रुक 1 मिनट, तेरी आवाज नहीं आ रही, मैं एक तरफ जाऊं, क्योंकि डीजे बज रहा था। पापा एक तरफ गए तो पापा को पड़ोसी ने बोला कि आप क्यों रो रहे हो? तो पापा ने कहा भाई तू नहीं तो कहा चोरी हो गई। तो कह रहे चोरी तो हुई है ऊपर वाली कॉलोनी में हुई, आपके घर पे नहीं हुई। तो पापा ने कहा कमीन इंसान, पूरी बात तो बता सकता है। अब बताओ पापा की टेंशन और बड़ी कि नहीं बड़ी? तो पापा खुद ननिहाल बैठे, उस पड़ोसी को कहा कि एक काम कर भाई, तू तेरे घर पर मत सो, तू तेरे घर और मेरे घर के बीच में, अच्छा दीवार तोड़वाओगे? दुष्टी कहीं का, अरे तेरे और मेरे घर के आगे सो जा और मेरे घर की तू रखवाली कर ले। कितने दिन की बात है? मैं 1 दिन के तुझे कितने 1000 दूंगा। अब बताओ पापा खुद कहाँ बैठे हैं? बोलो, खजाना कहाँ पड़ा है? गांव में। अपने स्तर पर खजाने की सुरक्षा का इंतजाम किया कि नहीं किया? अब सुनो, गर्मियों का समय था, कौन सा? अब मैं आपसे पूछता हूं कि गर्मियों के समय में राजपुताना का एजीजी अजमेर में होगा, माउंट आबू में? बोलो मरो।
पर उधर देखो पूरा खजाना कहां पड़ा है, तो चिंता होगी किसको, ए जी जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। देखते रहो, माउंट आबू के अंदर है, बताओ कौन सा जीजी, और शॉर्ट में ही लिख रहा हूं एजीजी कौन। अब लॉरेंस को चिंता सताने लगी किसकी, कि हम सब अधिकारी तो कौन से आबू में है और पूरा खजाना पड़ा है कौन से मेर में, कहीं खजाना लूट नहीं जाए, इसलिए मुझे सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए किसकी, अजमेर की। लॉरेंस ने सीधा फोन किया गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल बताओ कौन, लॉर्ड कैनिंग। बताओ कौन, लॉर्ड कैनिंग। सुनते रहो और समझते रहो, फोन करने का मतलब वही संदेश भेजा, सहायता है तो। फोन किया, बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग, तो खुद लॉर्ड कैनिंग ने कहा कौन बोल रहा है, तो लॉरेंस ने कहा मैं लॉरेंस बोल रहा है। तो कहा किधर से, तो कहा माउंट आबू से। तो कैनिंग ने कहा उधर क्या करता, तो कहा इधर घर में पड़ता, इसलिए मैं माउंट आबू में मरता। हाँ, अंग्रेज हिंदी बोलना सीख गए थे, कान खोल के सुन लेना। इसका मैंने वो पाडा वाला उदाहरण भी तुम्हें बताया था, पता है ना। हाँ देखो, हाँ थोड़ा जरूरी है स्वयं। हाँ तो सुनो, तो स्टूडेंट सर मेरे मम्मी पापा भी शादी में जा रहे हैं, मुझे छोड़ के घर की रूह काली, तेरे लखनी ऐसे ही है। तू शादियों में टेंट के बिस्तरों पर अपने नंबर लिखता होगा, इसीलिए तुम्हें मैंने ये बात पहले ही बता दी है कि शादियों को, शादी के दौरान पहले बारातों को 4-4 दिन तक रोका जाता था, आवदर की जाती थी बारातियों की। बारातियों के लक्षण हमारे जैसे नहीं थे। आज बारात लेकर दूल्हा आता है, पर वहां पर बॉडीगार्ड तैनात करते हैं, बारातियों को कहते हैं इनको जल्दी गिटाओ और गाड़ी में बिठाकर वापस भेजो। बस वहां पर हमें मौका मिलना चाहिए, बस। टेंट पे बिस्तरों पे बैठे नंबर लिख कर आएंगे। 4 दिन बाद उस फोन आता है हमारे फोन पे, तो हम भी बड़े खुश होते कि अननोन नंबर से फोन आ रहा है, शायद नंबर पहुंच गए। फोन उठाते हैं तो उधर से कहता मैं जगदम्बा टेंट हाउस से बोल रहा हूं। क्या बोलता है कि मैं जगदम्बा टेंट हाउस से बोल रहा हूं, तो हम कहते हैं हाँ कहीं करूं, तो हमारे घर में कोई ब्याह नहीं है। तो कहा भाई था के घर में ब्याह को नहीं है, बिस्तर मारा है, थारा नंबर क्यों लिखिया बाड़िया। तो हम कहते हैं नंबर जहां पहुंचने चाहिए थे वहां तो पहुंचे नहीं, बापड़ी का फोन कर रहा है जगदम्बा टेंट हाउस। रख, सही है ना, फैक्ट है ना, किए कभी ऐसे काम। तो जिस उम्र में जो काम शोभा देते वो उस टाइम नहीं करोगे, बुढ़ापे में करोगे तो लोग बोलता है। बिल्कुल फैक्ट है। फोन ना, हाँ जगदम्बा टेंट हाउस का आया ना, बता रहा हूं ना, तो ये आया क्या, तो फिर मैंने ऐसे ही बताया। बिल्कुल जगदम्बा टेंट हाउस वाले का फोन आया, मैंने कहा 2 रजाई हम लेकर आए हैं, कम पड़ रही है क्या, कहाँ कम पड़ रही, तो मैंने कहा स्टूडेंट लाइफ है एडजस्ट कर रहे हैं, कभी जरूरत पड़े तो ऐसे ध्यान रखा करो। स्टूडेंट लाइफ है, इसमें क्या समझ में है ना, स्टूडेंट लाइफ में जो भी करते करते हो 100 गुना माफ है। अब सुनो मरो, इधर आ जाओ। तो स्टूडेंट सुनो, तो बिल्कुल लॉरेंस ने कहा इधर घर में पड़ता है, इसलिए मैं माउंट आबू में मरता, और खजाना पूरा किधर पड़ता। हाँ तो कहा, तो कैनिंग ने कहा फिर मैं क्या करता, तो कहा मुझे चाहिए सहायता। क्या चाहिए, आप एक अतिरिक्त बटालियन भेजो। क्या भेजो, बटालियन। किसको कह रहा है, और मैंने आपको बताया ना जब एजीजी को कोई भी चीज की नीडेड होगी तो वो किससे मांगेगा, गवर्नर जनरल से। तो बिल्कुल गवर्नर जनरल को कहा, तो कैनिंग ने कहा ओके मैं एक अतिरिक्त बटालियन
भेज रहा हूं। अब बोर्ड पर देखो, लॉर्ड कैनिंग ने अजमेर की सुरक्षा हेतु जो बटालियन भेजी उसका नाम था 15वीं बंगाल बटालियन। बताओ क्या नाम था? अरे बोलो मरो। अब ये 15वीं बंगाल बटालियन आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, तब गुजरी रट ही रट। बोलो कौन से रट से? और मेरठ में रुकी भी थी। वहां पर स्थिति देखी तो अंग्रेज और वहां मेरठ के अंदर भारतीय सैनिक जो काम कर रहे थे उनके बीच में जो स्थिति थी बड़ी नाजुक स्थिति थी। यहां पर रुकने के बाद वो बिल्कुल 15वीं बंगाल बटालियन कहां आई और अजमेर में इसको चारों तरफ तैनात करवा दिया लॉरेंस ने। ठीक है, अब सुनो, मेरठ में तारीख थी कितनी मई? 10 मई। और सन तो यूनिक है ही, ये कौन सा? तो 10 मई को भंदोड़ी निकल गई मेरठ के अंदर, किनकी? अंग्रेजों की। और यहां पर विद्रोह कर दिया क्रांतिकारियों ने, मेरठ छावनी को पूरा लूट लिया और लूट कर दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गए, क्योंकि वहां पर नेतृत्व करता था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गए तो कुछ अंग्रेज जो थे उन्होंने सूचना भेजी, किसको? लॉर्ड कैनिंग को, का मेरठ में तो बंदोड़ी निकल गई। जब ये बात पता चली किसको? कैनिंग को, तो कैनिंग ने सोचा कि इसी मेरठ से होकर गई है कौन सी बटालियन, कहां गई है, और अजमेर में अंग्रेजों का पड़ा है क्या? अस्त्र शस्त्र, तोपे, बारूद, और क्या पता ये 15वीं बंगाल बटालियन भी विद्रोह की भावना से गई हो मेरठ से होकर। मुझे जल्द से जल्द सावधान करना होगा। किसको? अब बताओ, वापस कैनिंग ने फोन किया किसको? लॉरेंस को। लॉरेंस को कहा कि तू किधर मरता? तो लॉरेंस ने कहा मैं माउंट आबू में मरता। तो कहा अब तू वही जरूर मरता? तो कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मरता, इधर ठंडी पड़ता। तो कहा अरे मूर्ख इंसान, मैं ठंडी गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं अच्छे से बात सुन। का क्या? तब कैनिंग ने लॉरेंस को कहा कि मेरठ में क्या हो चुका है? विद्रोह। और मेरठ से ही होकर आई है कौन सी बटालियन? और शायद ये भी विद्रोह के भावना से आई होगी, कौन से? मेर। और अजमेर में रेजिडेंसी का पड़ा है खजाना, और अस्त्र लूटने नहीं चाहिए और ना ही विद्रोह होना चाहिए, ये जिम्मेदारी तेरी। अब बताओ, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सुनते रहो। लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना कहां मिली? बोलो कितनी तारीख को मिली? तो आप कहोगे 19 मई को। कौन सी मई को? लॉरेंस ने यहीं से, जो पास में थे इसके साथ, बताओ कौन? जो मैंने पीछे लिस्ट बताई ना, जोधपुर का मैक मोशन, मेवाड़ का मेजर सावर्स, कोटा का बर्टन, सबको अपनी अपनी रियासतों में भेज दिया और सावधान कर दिया। लॉरेंस भी चलकर कौन से मेर आ गया। अब सबसे पहले उसको अजमेर की सुरक्षा करनी थी। तो लॉरेंस ने अजमेर आकर, लॉरेंस के प्रमुख और बेस्ट फ्रेंड थे जोधपुर के राजा, यानी मारवाड़ के राजा, और मारवाड़ के राजा थे तखत सिंह। बोलो कौन से सिंह? अब तखत सिंह को पत्र लिखा, जल्दी से बताओ किसने? और लॉरेंस ने कहा हमें अजमेर की सुरक्षा हेतु चाहिए सैनिक सहायता। बताओ किससे मांगी? तो तखत सिंह ने अजमेर की सुरक्षा हेतु एक सेनानायक को भेजा जिसका नाम था कुशाल राज सिंघवी। बताओ क्या नाम था? कुशाल राज सिंघवी लेकर, सेना लेकर कहां आया? और अजमेर में चारों तरफ तैनात कर दी सेना किसकी? कुशाल राज सिंघवी की। लॉरेंस ने सोचा अभी भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं हुआ। तब लॉरेंस ने फोन घुमाया, जल्दी से बताओ कहां? ब्यावर। और ब्यावर में अंग्रेजों को कहा कि मुझे जल्द से जल्द सैनिक सहायता चाहिए। तो ब्यावर से संदेश भेजा गया लॉरेंस को कि हमारे पास सेना तो है, पर स्थानीय जाति की सेना है। कौन सी जाति की? मेर जाति की सैनिक टुकड़ियां है।
तो लॉरेंस ने कहा जो भी सैनिक टुकड़ियां तुम तो भेज दो। तो अंग्रेजों ने कहा कितनी टुकड़ियां भेजे? तो लॉरेंस ने कहा 2। तो बताओ 2 मेर जाति की सैनिक टुकड़ियां कहां से रवाना हुई? बताओ ये भी कौन से मेर आई? इनको भी लॉरेंस ने चारों तरफ क्या कर दिया? तैनात। सुनते रहो। तो देखो सुरक्षा किसकी हो रही है? एक तो कहां का राजा भाग ले रहा है? बोलो कौन है? किसको भेजा? लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु 2 मेर जाति की टुकड़ियां कहां से बुलाई? अब सुनो और समझो। अब लॉरेंस को लगा कि बिल्कुल सुरक्षा हो गई। कौन से मेर की? तब सबसे पहले लॉरेंस ने अब 15वीं बंगाल बटालियन को, मई का तो महीना था ही था, 15वीं बंगाल बटालियन को धूप में भयंकर क्या करवाया? काम। और जब 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों ने धूप में काम किया तो लॉरेंस ने कहा अभी काम करो, आप जाओ आराम करो, खाना खाओ, रेस्ट कर लो, शाम को हम वापस मिलते हैं। तो सैनिक थके हुए थे। सैनिक गए, खाना खाया और बिल्कुल आराम करने के लिए गए तो उन्हें नींद आई। और नींद जब आई तब लॉरेंस ने कहा इन सब की बंदूकें छीन लो जो एक तरफ रखी थी। अब लॉरेंस ने सबकी 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों की क्या छीन ली? अब पावरफुल हो गया कौन? लॉरेंस। ज्यों ही सैनिक उठे आगे बंदूकें मिली ही नहीं। तो लॉरेंस ने 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों को कहा कि अब तुम्हारा अजमेर में कोई भी काम नहीं है, तुम्हें भेजा जाता है कौन से बाद? अरे बोलो। तो अब बताओ 15वीं बंगाल बटालियन को अजमेर से बताओ कहां भेज दिया? अरे बोलो। और नसीराबाद में पहले से ही तैनात थी कितवी बटालियन? अरे बोलो। अब कितनी हो गई नसीराबाद में? 2 बटालियन। अब स्टूडेंट लॉरेंस ने नसीराबाद में एक और बटालियन थी जिसका नाम था बंबई लांसर्स। बोलो क्या नाम था? इस बंबई लांसर्स को लॉरेंस ने कार्य सौंपा कि तुम गश्त लगाओ। क्या लगाओ? गश्त लगाओ। कौन सी बटालियन पर? 15वीं बंगाल बटालियन पर। गश्त का मतलब समझे? नजर रखो और इनसे सच उगलवाओ कि ये कौन सी भावना से पहुंचे थे, कौन से मेर? अजमेर। अब स्टूडेंट हद से भी ज्यादा गश्त लगाने लगी कौन सी लांसर्स? किस पर? 15वीं बंगाल बटालियन पर। और ये रिपोर्ट मांगी, जल्दी से बताओ किसने? लॉरेंस ने बंबई लांसर्स से कि कुछ सच बताया? तो बिल्कुल बंबई लांसर्स ने कहा कुछ भी सच नहीं बताया। तब लॉरेंस ने कहा कि अब 15वीं बंगाल बटालियन का करवाऊंगा हिंसात्मक दमन और मुझे भारतीय सैनिकों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इनका दमन करवाने और अजमेर की सुरक्षा हेतु मैं बुलाऊंगा शुद्ध यूरोपियन टुकड़ी, यानी अंग्रेजों की टुकड़ी। और ये यूरोपियन टुकड़ी बुलाई लॉरेंस ने। बताओ कहां से? डीसा से। और डीसा कहां है? गुजरात से। अब सुनो, ये यूरोपियन टुकड़ी गुजरात से रवाना हुई कौन से मेर की तरफ? पर गोपनीय रूप से ये बात पता चल गई 15वीं बंगाल बटालियन के एक सैनिक बख्तावर सिंह को। बोलो कौन से सिंह को? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिक नशीराबाद के एक अंग्रेज अधिकारी के पास आए जिसका नाम था प्रीचार्ड। बोलो कौन सा चार्ड? इस प्रीचार्ड के पास बख्तावर सिंह और 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिक आए। प्रीचार्ड को कहा कि हमारे कुछ सवाल है, उनके जवाब दीजिए। तो प्रीचार्ड ने कहा बताओ क्या? तो कहा हमें बुलाया गया था किसकी सुरक्षा हेतु? हमारे सभी क्या छीन लिए गए और हमें भेज दिया गया कौन से बाद? हमारे ऊपर हद से भी ज्यादा गश्त लगा रही है कौन? और अब बुलाई जा रही है डीसा से कौन सी टुकड़ी? जवाब दे कि क्या अंग्रेजों को हम पर भरोसा नहीं रहा? ये यूरोपियन टुकड़ी आ रही है तो
क्यों आ रही है। ये सवाल जवाब किससे किए गए? प्रीचार्ड जवाब दे नहीं पाया, तब बम्बई लांसर्स का एक सैनिक था न्यूबरी। कौन सा बरी? न्यूबरी पीटने लग गया कौन से सैनिकों को? 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों को। जब पीटा जा रहा था 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों को, तब बड़ा दुख हो रहा था किसको? क्योंकि रीजन सुनो, अच्छे से देखो, दोनों बटालियंस एक ही जगह से थे, 15वीं और 30वीं बंगाल बटालियन। तो एक बात बताओ, हम भी राजस्थान के हैं, साउथ में जाता है, दक्षिण भारत की तरफ जाता है, तो वहां पे लैंग्वेज पूरी अलग, हर चीज अलग, खान पान अलग, और वहां पर जाता है, हम किसी को जानते ही नहीं है, पर पास में आकर आदमी राजस्थानी बोलता है, तो बताओ खुशी होती कि नहीं होती? हम उसको जाकर गले लगाते, कह रहे यार अपा को भाई हो तो सही है ना। तो 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाई जा रही थी, तो बड़ी तकलीफ हो रही थी किसको? तब 15वीं बंगाल बटालियन के बख्तावर सिंह ने 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों को कहा कि अगर जिंदा बचना चाहते हो तो डीसा गुजरात से जो यूरोपियन टुकड़ी आ रही है, उसके पहुंचने से पहले यहां से 9-2-11, तो का खाली हाथ जाएंगे तो भी मारे जाएंगे। तो का क्या करे? तो एक काम करता है, नसीराबाद को लूट लेता है। ये सब तय कौन कर रहा है? कौन सी बटालियन का? तारीख थी 28 मई। कितनी मई? सैनिक था कौन? कौन सी बटालियन का? इसके नेतृत्व में बताओ क्या किया गया? अरे बोलो। विद्रोह किया गया शाम को 5 बजे। तब गश्त लगाने लगी कौन सी लांसर्स? तब बख्तावर सिंह ने बंबई लांसर्स को ठोकना क्या किया? प्रारंभ। तब 15वीं बंगाल बटालियन के सभी सैनिक भागने लगे किसको? तब बाहर जोश आ गया कौन सी बटालियन को? 30वीं बंगाल बटालियन ने भी साथ दिया किसका? अब जुत्ते खाने लगी कौन सी लांसर्स? और नसीराबाद में अंग्रेज सबसे पहले काम तमाम किया कौन से बरी का? हाँ, न्यू बरी को बाइज्जत बरी। फिर मौत के घाट उतारा स्फोटिस वुड को। एक तो नाम इनके इतने खतरनाक है कि पूछो मत। कौन से वुड को मारा? जब इतनी भयंकर अंग्रेजों की फुड़ंती प्रारंभ हुई, तो एक अंग्रेज अधिकारी था पैनी। क्या था? पैनी ने अचानक अंग्रेजों की बंदोली निकलते देखा, तो इसको हार्ट अटैक आ गया। क्या आ गया? और अपना हार्ट पकड़कर ऊपी काकड़ भागा, और भागता भागता नसीराबाद से कौन से मेर की तरफ आया? लॉरेंस को आकर लॉरेंस ने देखा, तो लॉरेंस ने कहा क्या हुई? तो कहा इधर पैन हुई, पैन मतलब हार्ट अटैक आया। तो कहा हुआ क्या? कि नसीराबाद में बंदोली निकल गई। यानी क्या हो गया? विद्रोह हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस पूरी चीज को माइंड में रखोगे, कल आते ही पूरा पूछूंगा। इस बात को ध्यान रखना। कंप्लीट ना? ओके, जाओ।